प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चालाक बैल। एक छोटा सा गांव था जिस गांव का नाम गोरखपुर था। उसी गांव में एक रामकिशन नाम का किसान रहता था। उस किसान के पास 2 बैल थे। उन दोनों बैल की जोड़ी हीरा और मोती के नाम से पूरे गांव में मशहूर थी। सभी को मालूम था बहुत सालों से रामकिशन के पास हीरा मोती नाम के 2 बैल हैं। हीरा और मोती ने रामकिशन का बहुत साथ दिया था और कई सालों से वह रामकिशन के साथ मेहनत कर रहे थे। रामकिशन को भी मालूम था यह दोनों बैल मेरे बच्चों जैसे हैं और इन्होंने भरपूर मेरा साथ दिया है दुख सुख में। चाहे मेरे पास फसल अच्छी हुई या नहीं, लेकिन हीरा और मोती ने मेरा पूरा साथ दिया और मेरे खेतों में मुझसे भी ज्यादा मेहनत की है। लेकिन अब हीरा और मोती दोनों बूढ़े हो चले हैं। उनमें से हीरा तो मोती से भी ज्यादा अधिक बूढ़ा हो गया है। कभी कभी वह काम करते करते गिर भी जाता है। अब खेतों में तो हीरा के लिए काम करना मुश्किल हो गया था। कभी कभार तो ऐसा होता था कि जब रामकिशन दोनों बैलों को खेतों में लेकर जाता तो हीरा काम करते करते लड़खड़ा कर ही गिर जाता, क्योंकि उसके पैरों में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वह हल जोत पाता। इसीलिए रामकिशन ने भी सोचा मुझे हीरा को अब जंगल में छोड़ देना चाहिए। मेरे पास इतना भी आमदन का तरीका नहीं है कि मैं इसे भरपूर मात्रा में भोजन दे पाऊंगा और मैं इसे आगे समय तक नहीं रख पाऊंगा। इसीलिए मुझे इसे जंगल में ही छोड़कर आना होगा। अपने दिल पर पत्थर रखकर रामकिशन हीरा को अपने साथ लेकर चल दिया और हीरा से बोला, देखो हीरा, मैं तुमसे दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ने आया हूँ। तुम कृपा करके मुझे माफ कर देना। तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें आगे खिला पिला नहीं पाऊंगा। मेरे पास इतनी अधिक धन दौलत नहीं है कि मैं तुम्हारे पूरे समय तक तुम्हें अपने पास रख पाऊं। इसीलिए अब तुम्हें ही अपने लिए भोजन तलाशना होगा। मैं तुम्हें इसी जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। यह कहकर रामकिशन हीरा को जंगल में ही छोड़कर घर की ओर निकल गया। अब हीरा को भी सारी बात समझ में आ गई थी, क्योंकि वह अपने मालिक को बहुत सालों से जानता था। हीरा को मालूम था कि रामकिशन इतना आमदन नहीं कमाता कि जिससे वह हम लोगों का पेट भर पाए। इसीलिए हीरा को मालूम चल गया था कि उसे अब अपने भोजन को खुद ही तलाशना पड़ेगा। इसीलिए यह सोचकर वह जंगल में इधर उधर अपने लिए सही स्थान ढूंढने लगा, जिससे वह जंगली जानवरों से भी बच पाए और उसे कुछ भोजन भी मिल जाए। जब जंगल में काफी दूर निकला तो उसे एक गुफा दिखाई दी। उसे वह अपने लिए गुफा सुरक्षित लगी। उसे लगा, अरे वाह, यह गुफा तो मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इसके अंदर रहकर मैं सुरक्षित भी रह पाऊंगा और इसके बाहर तो छोटी सी नदी भी है, जिस नदी से मैं पानी भी पी सकता हूँ और इसके पास लगी घास फूस से मैं पेट भी भर लूंगा। उसे वह गुफा बहुत अच्छी लगी और उसे वह अपना घर मानकर उसमें रहने लगा। अब कुछ दिन हीरा उसी गुफा में रह रहा था, लेकिन यह क्या, एक दिन अचानक हीरा ने गुफा में बैठे हुए देखा कि उस गुफा की तरफ
एक शेर आगे की ओर बढ़ रहा है। हीरा को लगा, अरे अगर यह शेर इस गुफा के अंदर आ गया, यह तो मुझे अपना भोजन बना लेगा। यह तो तुरंत मुझे खा जाएगा। मेरे पास तो भागने के लिए भी समय नहीं बचेगा और मैं इतना तेज भी नहीं हूँ जो मैं भाग पाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। हीरा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग बहुत तेज था। हीरा चालाक था। उसने चालाकी से काम लिया और उस गुफा में से भारी भरकम आवाज निकाली और बोलने लगा, मैं इस गुफा में रहने वाला राक्षस हूँ। जो इस गुफा की तरफ शेर आ रहा है, वह मेरा भोजन बन जाएगा। आज तो उसे खाकर ही पेट भर लूंगा। अच्छा हुआ यह शेर इसी वक्त आ गया। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आज इसे खाकर अपना पेट भरूंगा। हा हा हा, मजा आ गया। आज तो शिकार खुद चल कर आ गया। अब जब यह बात शेर के कानों में पड़ी, शेर तो डर गया और डर के मारे उस गुफा से तेज दौड़कर भागने लगा। उसने सोचा, यहाँ से तो जान बचाकर भागना ही ठीक रहेगा। शेर उस गुफा से भाग गया। अब जैसे ही शेर उस गुफा की तरफ से दौड़ रहा था, अचानक रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। अब जब लोमड़ी ने शेर को डरा हुआ देखा और भागते हुए देखा, तो लोमड़ी तो चालाक, बिल्कुल भी हिचकिचाई नहीं और शेर से बेझिझक होकर बोली, अरे शेर महाराज, किससे डरकर भाग रहे हो? आप तो इस जंगल के राजा हो और आप भी डरते हो। आप किससे डर रहे हो? शेर ने कहा, अरे ओ लोमड़ी, उस गुफा में एक राक्षस रहता है। मैं जैसे ही उस गुफा की ओर गया, उस गुफा में से तो इतनी भयंकर आवाज आई जिससे डरकर मैं भाग रहा हूँ। तो लोमड़ी ने कहा, नहीं महाराज, आपको कोई गलती लगी है। उस गुफा में कोई राक्षस नहीं है, बल्कि जो भी उसके अंदर होगा उसे आप अपना भोजन बना लेते। वो कैसे आपको अपना भोजन बना सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मेरे साथ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। शेर ने कहा, नहीं लोमड़ी, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे उस और नहीं जाना। तो लोमड़ी ने कहा, नहीं महाराज, आप क्यों डरते हो? आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। अगर फिर भी आपको डर लगता है तो आप अपनी पूंछ के साथ मेरी पूंछ बांध लीजिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उस गुफा के राक्षस के आगे आप मुझे डाल देना। मैं उसका भोजन बनने को तैयार हूँ, लेकिन आप डरिए मत। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। यह कहकर लोमड़ी ने शेर की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली और चल पड़े उस गुफा की ओर। अब जैसे ही हीरा ने गुफा की ओर लोमड़ी और शेर को आते हुए देखा, हीरा तो फिर से डर गया। उसे लगा, अरे यह शेर तो फिर से वापस आ गया। आज तो मुझे यह कहीं खा ही ना जाए, और यह उसके साथ चालाक लोमड़ी भी है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। यह सोचकर हीरा ने चालाकी से काम लिया और फिर से भारी भरकम आवाज निकाल कर बोला, अरे ओ लोमड़ी, मैंने तो तुझे 2 शेर बोले थे और तू एक ही शेर लेकर आई है। मैं अपने परिवार का पेट कैसे भर पाऊंगा? यह शेर तो सिर्फ मेरे लिए ही काफी था और दूसरा शेर मेरे परिवार के लिए था। आज तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। तुझे मैंने एक नहीं 2 शेर लाने के लिए बोले थे। जाओ और दूसरा शेर भी लेकर आओ। अब यह आवाज सुनते ही शेर तो और डर गया और उसे मालूम था कि वह अंदर कोई राक्षस अवश्य है। शेर ने तो आव देखा ना ताव और तेज तेज दौड़ने लगा। उसे तो
यह भी याद नहीं रहा कि उसकी पूंछ के साथ बेचारी लोमड़ी ने अपनी पूंछ बांध रखी थी और लोमड़ी भी घसीटते पसीटते शेर के साथ ही दौड़ने लगी और शेर ने तो लोमड़ी को अच्छे से घसीट डाला। बेचारी जमीन के साथ रगड़ती हुई शेर के साथ घसीटने लगी और शेर काफी दूर तक लोमड़ी को घसीटता हुआ ही ले गया। बेचारी लोमड़ी को बहुत अधिक चोटें भी लग गई। देखा बच्चों, आज हीरा ने बहुत अधिक दिमाग से काम लिया। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, जिस प्रकार आज हीरा ने किया। अगर हीरा हड़बड़ा जाता और कुछ ना कर पाता तो शायद शेर का शिकार बन जाता, लेकिन हीरा ने बड़े धैर्य से काम लिया और दिमाग से काम लिया, क्योंकि हीरा चालाक था। इसीलिए आज हीरा की जान बच गई। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक छोटे से गांव में एक सुखीराम नाम का एक दूध वाला रहता था। बहुत ही मेहनती था सुखीराम। दिन रात मेहनत करके दूध निकालता और सारे गांव में घर घर जाकर बेचा करता था। सुखीराम अपनी भैंसों की बहुत देखभाल करता था। उसे बहुत प्रिय थी अपनी भैंसें, क्योंकि उसे मालूम था कि यही भैंसें मुझे कुछ खाने पीने के लिए मेरे पैसे जुटा देती हैं। इसीलिए वह अपनी गाय भैंसों का बहुत अधिक दिल से ध्यान रखता था। सुखीराम खुद भी बहुत ईमानदार था, कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाता था। इसीलिए सारे गांव वाले उसी से ही दूध लिया करते थे और उसकी ईमानदारी की चर्चा भी करते थे। अब एक दिन सुखीराम दूध बेचकर गांव से घर आ रहा था। रास्ते में आते आते उसे सोनू का बेटा मिला और बोला, सुखीराम अंकल, दूध देते जाना। आज माँ कह रही थी कि सुखीराम जी से दूध ले लेना। अब सुखीराम बोला, बेटा दूध तो खत्म हो गया। आज तो दूध सुबह ही जल्दी खत्म हो गया था। अब सोनू का बेटा वापस घर चला गया, लेकिन सुखीराम पूरे रास्ते यही सोचता रहा, ऐसे कैसे चलेगा? रोज कितने ग्राहक मेरे दूध के खाली चले जाते हैं। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब दूध कम पड़ रहा है। मुझे और दूध का इंतजाम करना चाहिए। लगता है एक और भैंस लेनी ही पड़ेगी। यह सोचकर सुखीराम भैंस खरीदने वाले के पास निकल गया। अब वहाँ जैसे ही पहुँचा, भैंस बेचने वाला दूर से ही सुखीराम से बोला, अरे क्या हाल चाल है सुखीराम? अभी तो नई भैंस लेकर गए थे। क्या बात है, कोई भैंस बीमार पड़ गई है क्या? अब सुखीराम बोला, नहीं नहीं चाचा, भैंस तो कोई बीमार नहीं पड़ी, लेकिन दूध कम पड़ जाता है। अब गांव वालों को पूरा दूध नहीं दे पाता हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ एक भैंस और खरीद लूँ। इसीलिए आपके पास आया हूँ चाचा, कोई अच्छी भैंस हो तो बताओ। अब गाय भैंस बेचने वाला बोला, हाँ देखो, ये तुम्हारे सामने ही सारी गाय भैंसें खड़ी हैं, जो भी पसंद आए ले लो। अब सुखीराम उन गाय भैंसों को देखने लगा। तभी उसकी निगाह एक मोटी ताजी काली भैंस पर पड़ी। सुखीराम बोला, चाचा मुझे तो यही भैंस ठीक लग रही है, इसी का दाम बता दो, मैं यही भैंस ले लेता हूँ। तभी भैंस बेचने वाला बोला, वाह सुखीराम, निगाह तो बहुत तेज है तुम्हारी। असली भैंस पर निगाह गई है तुम्हारी। बहुत अच्छा दूध देती है, सभी गाय भैंसों में से तेज है यह, यही ले लो। मैं भी तुम्हें यही भैंस की बात कर रहा था।
अब सुखीराम ने दाम चुकाए और उस भैंस को अपने घर ले चला। अब चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। सुखीराम जब आ रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति मिला। अब सुखीराम तो उसको पहचानता भी नहीं था वह कौन है। सुखीराम से बोला, अरे ओ दूध वाले, नई भैंस लेकर आ रहा है क्या? सुखीराम बोला, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं दूध बेचने वाला हूँ? क्या मैं गाय भैंस बेचने वाला नहीं हो सकता क्या? अब वह व्यक्ति बोला, नहीं, तुम शक्ल से तो व्यापारी नहीं लगते हो, लगता है दूध बेचने वाले ही हो। यह नई भैंस लाए हो ना? अब सुखीराम बोला, हाँ, दूध कम पड़ जाता था, इसीलिए आज नई भैंस लेकर आया हूँ। अब गांव वालों को तो दूध देना ही है ना। अब सुखीराम को नहीं मालूम था कि यह व्यक्ति एक चोर है, जो डंडे के दम पर उस सुखीराम से वह भैंस चुराना चाहता था। अब वह व्यक्ति बोला, अच्छा, नई भैंस लाए हो तो कर दो मेरे हवाले, नहीं तो इस डंडे से मार मार के तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। सुखीराम डर गया और बोला, नहीं, तुम मुझे मारना मत, तुम यह भैंस ले सकते हो। वह व्यक्ति हैरान होकर देखने लगा, अरे, एक बार बोलने पर ही इतना डर गया और भैंस एकदम मुझे पकड़ा दी। बोला, इतना डरपोक हो क्या? अब सुखीराम बोला, नहीं भैया, मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ता, तुम्हें यह भैंस लेनी है तुम ले लो, लेकिन मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। मार खाकर पिटाई कर कर भी इस भैंस को तुम्हें दूंगा, इससे बेहतर है कि तुम इसे शराफत से ही ले लो। वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया और जैसे ही जाने लगा, भैंस लेकर सुखीराम बोला, अच्छा सुनो, अब तुम यह भैंस लेकर जा ही रहे हो तो मेरा एक काम कर दो। कुछ लेने गया था घर से बाहर, ये अपना डंडा ही मुझे दे दो। घर में पत्नी को क्या कहूँगा कि मैं तो कुछ लेकर ही नहीं आया। आखिरकार उसे यह दिखा तो दूंगा कि भैंस तो नहीं मिली, बस यह डंडा ही मिला। अब वह चोर हंसने लगा और हंसते हंसते उसने वह आसानी से डंडा सुखीराम को दे दिया। अब जैसे ही सुखीराम के पास वह डंडा आया, सुखीराम का तो रूप ही बदल गया और बोला, ओ चोर, इधर ला मेरी भैंस, नहीं तो इस डंडे से मार मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगा और शोर अलग मचा दूंगा, और सारे गांव वाले अगर इकट्ठे हो गए ना तो तुझे मार मार कर दुम्बा बना देंगे। ला मेरी भैंस वापस ला। अब वह चोर सुखीराम की चालाकी समझ गया और बड़ी आसानी से उसने वह भैंस सुखीराम को थमा दी और जाते जाते बोला, अच्छा, अब तुम्हारी भैंस तो लौटा दी है, मेरा डंडा तो लौटा दो। सुखीराम बोला, तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं, सीधा अपना रास्ता नाप ले और मुझे अपने घर जाने दे, नहीं तो आज तुझे बहुत मारूंगा। यह कहकर सुखीराम अपने घर चल दिया। देखा बच्चों, आज तो जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा मुहावरा सुखीराम पर सही बैठा। सुखीराम ने भी अच्छा दिमाग लगाया, नहीं तो वह चोर सुखीराम की यह भैंस ले उड़ता। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है गाय की कहानी। एक छोटे से गांव में सोनू नाम का किसान रहता था। बड़ा ही मेहनती था सोनू। दिन रात मेहनत करके सोनू ने अपने खेतों में फसल उगाई थी और दिन रात उस फसल की बहुत मेहनत से रखवाली भी करता था। सोनू अपने खेत के लिए बहुत ही मेहनती था और खेत के साथ साथ उसने घर में 3-4 जानवर भी रखे हुए थे।
उनकी भी बहुत दिल से सेवा करता था। लेकिन सोनू की प्रिय तो गाय थी जो खूब सारा दूध देती थी, और सोनू वही दूध बेचकर खूब सारा पैसा भी कमाता था और लोगों की बहुत सारी दुआएं भी मिलती थी उसे। इसीलिए सोनू अपनी गाय का कुछ खास ही ध्यान रखता था। उसे लगता था यही गाय है जिससे मैं कुछ पैसा कमा सकता हूँ। इसीलिए वह उसकी सेहत का भी बहुत ध्यान रखता था, कहीं मेरी गाय जरा सा भी बीमार ना हो जाए। और साथ साथ वह उसके चारे का और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। एक बार जब सोनू खेतों में अपना काम कर रहा था, तभी उसका छोटा सा बेटा भागता हुआ आया। पिताजी, पिताजी! तो सोनू ने कहा, क्या हुआ बेटा? तो उसने बताया, पिताजी, गाय थोड़ी सी बीमार लग रही है, सुबह से कुछ खा पी भी नहीं रही और बहुत ही सुस्त नजर आ रही है। अब सोनू को गाय की काफी चिंता हुई। वह खेतों का काम छोड़कर अपने घर की तरफ भागा। अब जैसे ही वह घर आया, उसने सच में ही देखा कि गाय तो सुस्त सी पड़ी हुई है, कुछ खा पी भी नहीं रही। अब जैसे ही शाम हुई, सोनू ने गाय का दूध दोया। जैसे ही दूध दोया तो ये क्या, गाय ने तो दूध भी नहीं दिया। अब वह कुछ दिन ऐसे ही सुस्त ही पड़ी रही। सोनू ने उसकी दवाई दारू भी किया, लेकिन वह तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सोनू को लगा कि लगता है मेरी गाय अब बूढ़ी हो चली है, अब तो यह दूध भी नहीं देगी। इसीलिए मैं इस गाय का अब क्या करूँगा, और इसे रोज खाना पीना देने के लिए भी मुझे पैसे जुटाने पड़ेंगे। यही सोचकर सोनू ने यह निर्णय लिया कि मैं इस गाय को कहीं बाहर दूर छोड़ आता हूँ, जिससे मेरा इससे पीछा भी छूट जाएगा। लेकिन सोनू ने यह नहीं सोचा कि यह गाय मेरे पास कई सालों से है और मुझे इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा ना सोचकर वह जंगल में उस गाय को ले गया और उसे वहीं छोड़कर वापस घर आ गया। अब जैसे ही जंगल में गाय घूम रही थी, उसे तो जंगली जानवरों से डर लग रहा था, क्योंकि गाय कभी भी जंगल की ओर नहीं गई थी। अब वह जंगली जानवरों की आवाज से डरने लगी और धीरे धीरे चलते चलते वह रास्ते की ओर आने लगी। उसे लगा कहीं घर की ओर रास्ता दिख जाए तो वह उस ओर मुड़ जाए। चलते चलते वह गाय एक गांव की ओर चली गई और वह गांव सोनू के गांव के साथ ही पड़ता था। वह गाय धीरे धीरे चलते चलते किसी झोपड़ी के आगे रुकी और वहीं अचानक गिरते ही बेहोश हो गई। और रात भी हो रही थी। अब गाय वहीं पड़ी रही। अब जैसे ही सुबह हुई, उस झोपड़ी में एक घनश्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ वहां रह रहा था। जैसे ही घनश्याम ने सुबह अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला, तो उसने उस गाय को वहां पर पड़े हुए देखा। अब घनश्याम ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, जल्दी बाहर आओ, देखो यह गाय बीमार हो गई है, लगता है इसे दवा दारू की जरूरत है। और उसकी पत्नी भागते हुए घर से बाहर आई और उन्होंने देखा कि सच में ही यह गाय बहुत अधिक बीमार है। अब घनश्याम भागकर वैद्य जी के पास गया और उस गाय के लिए दवाई लेकर आया। धीरे धीरे वह गाय की सेवा करने लगा और गाय को वैद्य जी की दवाई दे देकर उसने उस गाय को ठीक कर दिया। धीरे धीरे वह गाय अपने पैरों पर चलकर खड़ी होने लगी। अब एक दिन घनश्याम को लगा कि मुझे इस गाय से दूध निकालना चाहिए, हो सकता है यह गाय दूध देने लगे। अब घनश्याम ने जैसे ही उस गाय का दूध दोहा, तो यह क्या, गाय ने तो बाल्टी भर के दूध दिया और वह और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। घनश्याम की पत्नी ने कहा, सुनो, तुम यह दूध गांव में बेच कर आओ, हो सकता है इससे हमें कुछ पैसे मिल जाए। अब घनश्याम रोज उस गाय का दूध निकालने लगा और गांव में बेच बेच कर खूब सारे पैसे कमाने लगा।
अब यह बात धीरे धीरे पास के गांव में और सोनू के पास पहुंच गई कि घनश्याम तो बहुत सारा दूध बेचने लगा है और दूर दूर तक लोग उसको पहचानने लगे हैं। अब सोनू घनश्याम के गांव में आया और उसने अपनी गाय को देखते ही पहचान लिया। अरे यह क्या, यह तो मेरी गाय है और घनश्याम मेरी गाय का दूध बेच बेच कर पैसे कमा रहा है। मुझे पंचायत में बात करनी होगी, सरपंच जी को बताना पड़ेगा कि यह घनश्याम मेरी गाय का दूध बेच रहा है, इसने मेरी गाय चुरा ली है। अब धीरे धीरे यह दोनों गांव के पंचायत में बात चली गई। अब सरपंच बिठाए गए। सरपंचों ने कहा, देखो गाय किसकी है यह सही निर्णय लेना मुश्किल है, लेकिन हमें कुछ सोच समझकर ही फैसला लेना होगा। सरपंच ने सोनू और घनश्याम को कहा, देखो तुम दोनों इस ओर खड़े हो जाओ। और गाय भी उनके पास ही खड़ी थी और चुपचाप सभी वहीं खड़े हुए थे। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में ही गाय अपनी जगह से हिलकर जाकर घनश्याम के पास खड़ी हो गई। अब सारे पंचायत में सरपंच जी भी यह चीज देख रहे थे। सरपंच जी बोले, देखो हमें किसी को भी निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, गाय ने खुद ही निर्णय ले लिया क्योंकि वह घनश्याम को ही चाहती है। सोनू ने उस गाय को दूध ना देने पर अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन घनश्याम ने उसकी पूरी सेवा की, इसीलिए इस गाय का हकदार तो यही घनश्याम है। अब सोनू अपना सा मुंह लेकर अपने घर की ओर चला गया। देखा बच्चों, यह थी एक गाय की कहानी। इस कहानी से हमें यह सबक मिला, जिस प्रकार माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारे सुख दुख का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका उतना ही ध्यान रखें जितना उन्होंने हमारा रखा था, ना कि हम उन्हें घर से निकाल दें। इसी प्रकार एक जानवर भी प्यार का भूखा होता है। जिस प्रकार उसने सोनू को खूब सारा दूध दिया और जिससे सोनू ने खूब सारा पैसा भी कमाया, लेकिन सोनू ने दूध ना देने पर उस गाय को घर से निकाल दिया। और यहीं घनश्याम ने गाय की पूरी सेवा की, उसे गांव के वैद्य जी से दवा लाकर भी खिलाई और वह गाय कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गई। तभी तो उस गाय का प्यार भी सिर्फ उस घनश्याम को ही मिला और उस गाय ने अपना मालिक सरपंचों के सामने खुद ही चुन लिया।